बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, नवंबर के महीने का आगाज़ हो गया है और पाकिस्तान के लिए अहम महीना है दाखिली और खारजी एतबार से। अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पहले सरकारी दौरे के सिलसिले में चीन में इस वक्त मौजूद हैं। आज वो बीजिंग पहुंचे जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहम दौरा है बिलखसूस जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेशनल कांग्रेस मीटिंग के बाद जिसमें मौजूदा चीनी सदर जी जिनपिंग साहब को दोबारा से इलेक्ट किया गया, उसके बाद आप पहले रहनुमा हैं जो कि वहाँ का दौरा कर रहे हैं चीन का। आपकी अपने हम मनसब से मुलाकात तय है, इसके अलावा चीनी सदर से, और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इस दौरे से जो CPEC का मनसूबा है इसकी बहाली और चाइना के साथ इक्तिसादी और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ मिलेगा। इस हवाले से पुरअज़म है। आम मुआहदात और मफ़ाहमत की यादाश्तों पर इत्तेफाक का इज़हार किए जाने के इम्कानात का इज़हार किया जा रहा है। इस दौरे की अहमियत, इसकी अफादियत पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम डोमेस्टिक सिनेरियो की बात करें, ये तो हमने खारजी मुल्क के हवाले से बात की, तो नवंबर का महीना इस लिहाज से भी अहम है कि आर्मी चीफ की तैनाती तकरीरी इस माह होनी है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद इस बात का इंदिया दिया है कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो सुबकदोश हो जाएंगे और इस हवाले से नए आर्मी चीफ की तकरीरी भी नवंबर में होगी। फिर अगर सियासत की बात करें तो सियासत में इरताश पाया जाता। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, आज उसका 5वां रोज़ था। गुजरावाला से उन्होंने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया और इख्तिताम गुजरावाला में ही हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बयानात भी दिए। बिलखसूस हमने कल जब प्रोग्राम किया था तो उनकी ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ये जो उनके मुताबिक इनकलाब वो देख रहे हैं, ये बैलेट के ज़रिए आता है या खुदा न खास्ता खून रेजी के ज़रिए आता है। फिर एक और बयान भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो भले लगे, उनको इससे क्या डर। इस पे सियासी रद्दमल भी सामने आया और राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब का ये जो बयान है ये रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है और ऐसे मालूम होता है कि शायद वो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं। और उन्होंने तो मशवरा भी दिया और कहा भी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च और फितना फसाद से हटकर जो सियासी कुव्वतें हैं उनके साथ मुकालमा और डायलॉग की तरफ आगे बढ़े। फिर आज हमने देखा बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज साहबा की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो पार्ट टाइम मार्च है और पिछले 5 दिनों से लाहौर और गुजरावाला के गिर्द घूम रहा है। वैसे खुद फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि तवक्को तो ये थी कि 4 को खान साहब इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि अब 6 नवंबर को जेलम पहुंचेंगे, यानी कि इस्लामाबाद आने में अभी ताखीर है। मरियम नवाज साहब का यह भी कहना था कि सारी जो एक्सरसाइज की जा रही है इसका बुनियादी मकसद ये है कि आर्मी चीफ की तकरीरी में रखना डाला जा सके। तो इस तमाम सूरत हाल का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महीने की जो हमने अहमियत आपके सामने रखी है उसमें बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इशफाक तोला। आप इक्तिसादियात पर गहरी नज़र रखते हैं और ख़ुद इस हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। इस्लामाबाद आए हुए थे तो हमने रिक्वेस्ट की इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक तोला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसर अहमद शेख साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है और कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से मज़हर अब्बास साहब सर आपसे मैं करना चाहूँगा। सर, अगर हम स्टार्ट करें, खान साहब का जो बयान सामने आया है जो मार्शल लॉ से मुतल्लिक, और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगाएं, मुझे क्या डरा रहे हैं। आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आप लोगों की भी नशिस्त हुई थी इमरान खान साहब से जब वो कराची आए थे, तो इस हवाले से आप कह रहे थे कि आपने भी ये सवाल किया था खान साहब से, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों कर खान साहब ये स्टेटमेंट इस तरह की दे रहे हैं? मज़हर अब्बास साहब, आपके साफियाने तज़्ज़िये में इसकी क्या वजूहात है, क्या मुहरकात हो सकते हैं कि वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें इस हवाले से नहीं डराया जा सकता, लगाना है तो भले लगा लें? क्या ये एक सियासतदान के लिए रेड लाइन नहीं होनी चाहिए? नहीं अनवार, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हम जर्नलिस्टों को इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। ये स्टेटमेंट और एक सवाल के जवाब में बात करना, दोनों में फ़र्क होता है।
जब आप बयान देते हैं तो फिर आप उस बयान के नीचे आपके दस्तखत भी होते हैं, फिर आप एक बयान जारी करते हैं प्रेस रिलीज की सूरत में, या आप अपना कोई एड्रेस कर रहे होते हैं, उसमें ये बात करते हैं। जी यहाँ सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि कहा जा रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि लगाना है तो लगा दें, और मुझे डराते क्यों हैं। अब इस बयान में और मार्शल लॉ की हिमायत करने में दोनों में फ़र्क है। इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि डराते किस चीज़ पर है, लगाना है तो लगा दें। हालांकि मेरे नुक्ते नज़र से उनको और ज़्यादा वजाहत से ये बात करनी चाहिए थी कि अगर मार्शल लॉ लगा तो हम मार्शल लॉ की हिमायत नहीं करेंगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं माजी में हमने देखा है कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो बहुत सी हमारी सियासी क़यादतें जो हैं वो माजी के मार्शल लॉ की हिमायत करती रही हैं, क्योंकि उन्हें वो सूट करता था। और है वो जनरल ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ हो या जनरल मुशर्रफ का मिलिट्री कू हो। तो हमारे यहाँ ये हमारी बदकिस्मती रही है कि ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ की हिमायत करने वाली भी रहे और ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ की मिलिट्री टेक ओवर के भी हामी रहे। उनको इस चीज़ को बिल्कुल वो करना चाहिए, तो एक तरीके से मैसेज देना चाहिए था कि हम अगर मुल्क में ऐसा मार्शल लॉ लगता है तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली यही सवाल मैंने उनसे कराची में किया था कि अगर कोई गैर आइनी इक़दाम होता है, क्योंकि हालात तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप उस गैर आइनी इक़दाम की हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया और उन्होंने उस तरह जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को स्पेसिफिकली वो करना चाहिए। तो जो रिएक्शन आ रहा है जी वो मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट कर रही है PMLN और PDM, इसलिए कि या तो वो ये बयान देते कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए और फौज को दावत दी जाए, जिस तरह हमने 77 में देखा था। ठीक उसमें और इस जो सवाल और जवाब का सिलसिला था उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है तो अगर PDM क्या सभी रिएक्ट करते, अगर वो ये बात करते ठीक है कि वो फौज को दावत देते, मुदाखलत की दावत देते, ठीक है कहते कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए और इन हुक्मरानों को जो है निकाला जाए। ओके और ये आगे के लिए भी है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या पोजीशन लेंगी, ठीक है ये तय करना पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है। अब राना सनाउल्लाह एक तरफ मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मुज़ाकरात का एक माहौल बनाया जाता है। जी जब आप इस हाश टोन में, चाहे इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हों, उनके लीडर्स गुफ्तगू कर रहे हों, या दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा गुफ्तगू कर रहे हों, अगर मरियम नवाज साहिबा की आप टोन ले लें, राना सनाउल्लाह की टोन ले लें, तो ये मुज़ाकरात की टोन तो है नहीं। ये मुज़ाकरात के माहौल बनाने वाली तो बात है नहीं। तो ठीक है, महज स्टेटमेंट के तौर पे आप ये बात कर लें तो कर लें। तो मुझे बात मुज़ाकरात की तरफ तो किसी भी सूरत में जाती नहीं लग रही। मुझे एक अनारकी नज़र आ रही है, मुझे अच्छा। एक क्योस नज़र आ रहा है, मुझे एक सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। जो वो डिले कर रहे हैं वो गालबन इसीलिए डिले कर रहे हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर गालबन 15 नवंबर तक हो जाए। आप समझते हैं मदर साहब कि खान साहब 15 नवंबर तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे? मुझे लग ये नहीं, वो चाहेंगे कि 15 नवंबर से पहले आए। वो ऐन मुमकिन है 8 या 9 या 10 इस तरह के इन दिनों में शायद वो कोशिश करेंगे इस्लामाबाद आने की, ताकि एक क्योस की सिचुएशन तो बनेगी। अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो है वो किसी भी सूरत में गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन ली हुई है, इमरान खान अपने हामियों से जाने, तो ऐन मुमकिन है, क्योंकि 0 पॉइंट तक इन्होंने रेड जोन को बढ़ा दिया है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो फैज़ाबाद में धरना दे सकते हैं। वो फैज़ाबाद, पिंडी और साथ में पेशावर रोड वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। उनके काफिले ज़ाहिर दूसरी तरफ से आएंगे। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल एक सिचुएशन जो है वो अनार्की की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जरा मेरे साथ रहेगा, मैं चाहूँगा इशफाक तौला साहब, सर क्या कहेंगे? FPCCI के जो सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू भी आज मैं मीडिया से उन्होंने की सुन रहा था। उन्होंने भी कहा जो हमारा कारोबारी तबका है, जो बिजनेस हाउसेज है, वो कह रहे हैं कि जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसकी तरफ मज़र अब्बास साहब इशारा कर रहे हैं, इसे ख़त्म होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ ख्वाब होते हैं जो शर्मिंदा ताबिर होते हैं और कुछ ख्वाब होते हैं जो शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये इकॉनमी, जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हम कर रहे हैं, ये वो वाला ख्वाब है जो हमेशा शर्मिंदा होता है। इसकी वजह क्या होती है
कि जब भी आप हुकूमत में होते हैं तो आप अपोजिशन को कहते हैं कि आओ बैठो मिल के बात करते हैं, अपोजिशन कहती है हम नहीं मानते। मुझे याद है जब पिछली हुकूमत में PMLN की थी तो उन्होंने एक दावत दी थी कि चले हम प्राइवेटाइजेशन पे काम करें, हम खुद बोर्ड मेंबर थे सारे जी। मैं अपोजिशन आने के लिए तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी थी, PTI थी, जमात इस्लामी थी। लेकिन जब शहबाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उन्होंने बात की थी, उन्होंने खान साहब बात को की। ऑफर दी थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उन्होंने बात की, मैं देखें उस वक्त एक समा कुछ और बना हुआ था और आपने देखा होगा वहाँ पर एक था कि जी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो देखें इससे कोई अच्छी बात नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात का महवर ये होना चाहिए कि आपकी मईशत या आपके मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचे। दूसरी बात यह है कि आप जब मुज़ाकरात की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कि कोई ऐसी फोर्स, यानी कि फोर्स से मुराद आर्म फोर्सेस नहीं है, कोई ऐसे न्यूट्रल लोग जो कि बीच में पड़े। बीच में पड़े, जैसे FPCCI के सदर की आपने बात जी। की है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं भी दावत देता हूँ, हम भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, वो थिंक टैंक्स पढ़ें, मईशत को समझती हैं, जर्नलिज्म के लोग पढ़ें। कायमा कमेटी हमारी बहुत अच्छी है, तमाम पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, सेनेट की भी और यहाँ की भी, कौमी असम्बली की भी। वो सब हम मिल के बैठे हैं। ठीक है। और आप पाकिस्तान हम सबका है, ये नहीं है किसी सियासी सियासतदान का है, सबका है। तो पाकिस्तान के लिए मेरी भी इल्तिजा ये होगी सबको कि मिल बैठे बात करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात आ रही है। मैं देखता हूँ CPEC में जब हम पहले काम करते थे तो हमें ये नज़र आ रहा था कि हम 9.23 की GDP अटेंड करेंगे 2023 में, मतलब अगले साल जी तवक्को ये अब मैं थी। अगर कोविड को भी हटा दूं 6% कहीं नहीं गई। 1 परसेंटेज पॉइंट पे आपको 3 लाख की जॉब्स मिलती हैं, 3 लाख जॉब्स। अगर 1% आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर इजाफा आप हो, कोशिश शरह करें- नमू में अगर जैसे 1% इजाफा हो तो 3 लाख को नौकरी मिलती अंदाजन है। 3 लाख नौकरियां मिल जाती है, क्योंकि देखें आप इसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, आपकी या तो एग्रीकल्चर बढ़ती है, आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, तो उसके आपके सर्विस सेक्टर पे भी असर आ जाते हैं। ठीक है। आपके पास एनुअलाइज जो आपकी जो बर्थ रेट के हिसाब से जो बनते हैं 18 लाख नई जॉब्स आपकी होनी चाहिए आपके पास, और अगर आप 27 लाख जॉब निकालते तो आपको तो 9 लाख बंदे बाहर से लाने पड़ते हैं। ठीक है। अभी तो ये हालत है कि आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और जितने मेरे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई बच्चे हो रहे हैं, बच्चियाँ तो चले अल्लाह ताला उनको वो घर पे चली जाती हैं, मगर बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान से बाहर और आपका इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, जी उनकी मदर ऑफ ऑल तरबियत- क्वालिफिकेशन मदर ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन। आप अहम नुकता उठाया और आप समझते हैं कि इसमें बीच में पढ़ना चाहिए। कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ हमने करा दिया था। सर बहुत शुक्रिया। नवाजिश मजहर अब्बास साहब से सर सवाल किया था, खान साहब की लॉन्ग मार्च और जो बयान आया उसमें मजहर साहब का बिल्कुल सही कहा कि एक सवाल किया था इमरान रियाज खान साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उसका जवाब दिया था मार्शल के हवाले से। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, और खान साहब ने कहा था कि अगर लगाना है तो लगा लें, मुझे क्यों डराते हैं। साथ में एक और ट्वीट भी उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखना सवाल ये है कि ये तब्दीली वोट के जरिए आती है या खून रेजी के जरिए। आप एक बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं कैसर शेख साहब, और कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन हैं, बिजनेसमैन भी हैं बड़े मारूफ। क्या कहेंगे? मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनको तो इस महीने में खुदा न खास्ता एनार्किक सिचुएशन नज़र आ रही है, और आर्मी चीफ की तकरीरी भी है। आज मरियम नवाज साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है ये बेसिकली उस तकरीरी में रखना डालने के लिए है। किस तरह इसको डील किया जाएगा? PMLN से आपका ताल्लुक है, मदर साहब का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए मुआफिक माहौल होना चाहिए और तमाम फरीकैन को एक एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। कैसर शेख साहब, किस तरह एड्रेस किया जाएगा इन मुतफरिक चैलेंजेस को? अनवार, आप हमेशा बड़े अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस करवाते हैं। सर देखिए, आपने ये महसूस किया होगा कि पिछली बार जब चाइना के प्रेसिडेंट का आपको पता है कि क्या उसका पोजीशन है। जी तो जी। वो शी जब यहाँ आ रहे थे तो प्रेसिडेंट शी उससे पहले 140 दिन का धरना दिया गया। 26 क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ चाइना, तो वो फिर लॉन्ग मार्च की बातें शुरू हो गई हैं। हम सबको मुल्क का क्यों हम उजाड़ रहे हैं अपने मुल्क को? हम मुल्क की यानी डेवलपमेंट में क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं? 2018 में जब हमारी हुकूमत थी, और अक्सर इसहाक डार साहब कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि अगले 10-15 साल में हम दुनिया की 18वीं इकानमी 18th इकानमी बन जाएंगे। उसकी निस्बत आज हम 57th इकानमी बन गए।
जी। हम अपना पॉपुलेशन हमारी 5वीं है दुनिया की और इकानमी हमारी 57th है, तो हमें तो शर्म भी नहीं आ रही और हम दिन रात लगे हुए हैं और ख़त्म करने में। देखिए ना, मैं ये जो हो रहा है ना लॉन्ग मार्च, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बड़ा टच में रहता हूँ मैं क्योंकि प्रेसिडेंट रहा हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, और दिन रात मेरा उनसे वास्ता है। मेरी अपनी चनियोट के लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस में हैं, तो काफ़ी लोग दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, वो अपना पैसा लेके पाकिस्तान से जा रहे हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते। ये एक ऐसी बर्ड है जो सरमाया होता है, वो तो जिस जगह उसकी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे वो आएगा। अब देखिए ना हमारी हालत क्या है। मैं अक्सर ये कह रहा हूँ कि 1990 में कोई मैं एक हुकूमत की या एक ये नहीं बात, हम टॉपिक सारा दिन तो हम वो धरना देख रहे हैं और उसी के बारे में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का बात तो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। चाइना से हमारी देरीना दोस्ती है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी दोस्ती। चाइना ने हमने चाइना को और चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं कोई 50-60 बार चाइना गया हूँ और पहली बार मैं 12 नवंबर 1972, आज 50 साल से कोई 8-10 दिन रह गए हैं जब मैं पहली बार गया था, 50 साल पहले गया था। वहाँ मैं देखता हूँ कि हमने दोस्ती सब पार्टियों ने मिल के कोशिश की और दोस्ती बनाई जी, और उन्होंने हमें ऑल आउट सपोर्ट, हमें बहुत भरोसा है उन पे। चाइनीज़ के जो आज मैं इत्तेफाक से गवादर गया हुआ था। अच्छा। और गवादर से कोयटा हम गए हुए थे, कोयटा से गवादर C-130 में हम गए और लोग भी हमारे दोस्त हमारे साथ थे। कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं उसके सिलसिले में। तो आज वहाँ मैं पूरा गवादर में 4 घंटे हम फिरते रहे। हमने पोर्ट देखी कि एक नेचुरल पोर्ट है, एक डीप सी पोर्ट है, एक इलाके के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वहाँ भी दहशत गर्दी है बलूचिस्तान में जी। मैंने वहाँ देखा कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। आप हैरान होंगे शहजाद साहब कि सिर्फ उनकी कुल आमदनी जो है ना, बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कुल रेवेन्यू है 48 अरब रुपए है। वो तो कोई एक कंपनी कर सकती है, इतना बड़ा इलाका है, 42% इलाका है। उसकी कुल आमदनी जो है, और मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी उससे ज़्यादा तो वो ब्यूरोक्रेसी अपनी तनख्वाहें लेती होगी जो सारी आमदनी है, कुल टोटल आमदनी। उनका खर्चा तो 650 अरब है, बाकी सारा फेडरल गवर्नमेंट देती है उनको, NFG अवार्ड से मिलता है। फिर हम इन टॉपिक से क्यों नहीं जिसकी इतनी अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान में। हम लोग तो सिर्फ एक लॉन्ग मार्च में और एक दूसरे को मतून करने में कि आप बहुत ख़राब, जो ये बात हो रही है ना कि आपस में मिल के बैठ। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो दिन भी गुजर रहा है, इन्होंने 4 नवंबर को जाना था, उसको लेट कर रहे हैं और दिन ब दिन ताकि और टर्माइल बढ़े। कोई यहाँ आना तो क्या, किसी ने इन्वेस्टमेंट तो लेके क्या आनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है। ओ भाई, आप कहते हैं कि कोई माहौल चाहिए, क्या माहौल चाहिए? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ सबको, पॉलिटिकल लोगों को, इस वक्त फौजियों का या हमारे डिफेंस के आर्म फोर्सेस का काम नहीं है, हमारा पॉलिटिशियंस का काम है, हमारे बिजनेसमैन का काम है। वो क्या मसला है? मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी जी का। बिल्कुल। सब ने मुझे इलेक्ट किया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को कौमी असेंबली इलेक्ट करती है। 21 MNA ने, जो कि तमाम पार्टियों के MNA हैं, उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, मैं चेयरमैन बनाऊँ। मैंने अपनी तनख्वाह, मैंने कहा मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए उसकी, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे महीने का कोई पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए। आओ यार मेरे पास बैठ के हम सब लोग, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हम सब की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क दुनिया की मुल्कों की तरह तरक्की करे। आप कहते हैं माहौल, किस किस्म का माहौल चाहिए? हम 2 कदम मैं पीछे होने को तैयार हूँ, मैं हटने को तैयार हूँ। ठीक है। उनका, हमारे कमोका साहब पहले चेयरमैन, मैं कहता हूँ कि वो आ जाए हमारे साथ बैठ सर मजहर साहब से इस पे जवाब दे लेते हैं। सर आपने अहम नुकता उठाया, आपने कहा आप पीछे हटने को तैयार हैं। मजहर अब्बास साहब को सर आपकी इजाजत से जाऊंगा नेशनल असेंबली की। सर आपने बिल्कुल सही कहा। मजहर अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कैसर शेख साहब की और इशफाक तौला साहब की। फोरम्स मौजूद हैं, कौमी असम्बली का फोरम है, कायमा कमेटियां हैं, थिंक टैंक्स की बात की, और फोरम्स है जिसमें हो सकते हैं। लेकिन सर मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँ, आपने कहा, सही कहा आपने, कहा हुकूमत को वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना हो तो हुकूमत के पास बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। लेकिन खान साहब की तकरीर जो मैं सुन रहा हूँ वो तो किसी हुकूमत के साथ या PDM में शामिल जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो कह रहे हैं मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो फिर सर किन से मुज़ाकरात फिर किए जाएं और किस तरह मामले को फिर आगे बढ़ाया जा सके? मजहर अब्बास साहब।
अच्छा अनवार साहब, ये दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हजरात जो हैं, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं। सर ये मुझे ना इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पता है ना फाइनेंस का। मैं तो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स हूँ। मैं इन दोनों से ये सवाल करता हूँ कि क्या मार्च में अदम एतमाद की तहरीक से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ या कमी हुई, ठीक। और उसके बाद जो उस पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात ये कि शेख साहब ने कहा कि जी चीन के सदर आ रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त 124 दिन का धरना दे दिया, लेकिन वो 124 दिन के धरने की नौबत क्यों आई? 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने यही तो कहा था कि 4 हल्के खोल दें। जी अगर उस वक्त वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके, और मुस्लिम लीग नून की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी पंजाब में, आप 4 हल्के खोलते, क्या आप कहते हैं कि इन 4 हल्कों में दोबारा इंतखाबात करा दिए जाए? डिले हुआ, ड्रैग हुआ, मॉडल टाउन हुआ, और बात डी चौक तक पहुंच गई। बिल्कुल इसी तरह मार्च में जैसी तैसी थी, डेमोक्रेसी का एक ट्रांजिशन चल रहा था जी। वो, अगर अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती, इमरान खान एक साल और 2023 तो हर सूरत में इलेक्शन का साल आना था। तो अब मुझे ये दोनों बिजनेसमैन बताएं कि ये जो पूरे 6 महीने का इवेंट था, क्या ये जरूरी था? ठीक। क्या इमरान खान को इस तरीके से हटाना जरूरी था? मैं आईनी और गैर आईनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बहैसियत कारोबार और बिजनेसमैन के बताएं कि उससे मईशत को फायदा हुआ क्या नुकसान? जी तोला साहब, मदर साहब ने सवाल आपकी तरफ डायरेक्ट किया। देखिए, मदर साहब के सवाल इतने आसानी से डक नहीं किए जा सकते, और आप डक करने के चक्कर में थे। हमारे बड़े जो है ना मोहतरम उस्तादों में से हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मदर साहब की बात से कुछ मैं इत्तेफाक करता हूं, मगर ज़्यादातर मैं इख्तलाफ भी करूँ। अच्छा। देखिए, पार्लिमानी जमहूर के अंदर एक निज़ाम है, और इस निज़ाम में आप दुनिया की किसी अगर आप डेमोक्रेसी में देखेंगे तो उसकी एक एक्सेप्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते, अगर फ़र्ज़ करें मैं असेंबली में बैठा हूँ और अगर तमाम पार्टीज मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक साइफ़र आया था और मुझे उन्होंने बगावत के तौर पे उन्होंने मुझे हटा दिया, साजिश के तौर पे। साजिश के तौर पे, सॉरी। तो अगर आपकी अगर कोई इसमें नहीं है, अपना मेजॉरिटी नहीं है, तो आपको हट जाना चाहिए। ग्रेस इसमें थी। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद के जो जिम्मेदारी है, क्या इस हुकूमत पे डालें? ताली 2 हाथ से बची है मदर साहब। जब आपने मार्च 2021 में एक एग्रीमेंट किया हफीज शेख साहब ने IMF के साथ। जी 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 जी। और इसके बाद आप जब जुलाई में यू टर्न मार गए, तो IMF ने कहा जी नथिंग डूइंग, हम नहीं कर सकते। उस वक्त आपके पास जब आपने देखा तो हफीज शेख साहब की जगह आप शौकत तरीन साहब को लाए। शौकत तरीन साहब की जब हालत ख़राब हुई, जब उन्होंने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है, तो उन्होंने मिनते तरले करके IMF को फिर टेबल पे बिठाया, और अच्छा किया। नवंबर में आपने एग्रीमेंट किया, ठीक। 15 जनवरी को आप मिनी बजट लाते हैं। ये तो बिल्कुल आपको भी पता है किस तरीके से पास कराया गया, जो खान साहब ने खुद ने कहा कि बड़ी मुश्किलों से हम एस्टेब्लिशमेंट को कह के बंदे लाने पड़े उस वक्त। एजेंसी और का बंदे हमने पूरे कराए। ठीक है सर। इसके बाद आप 14 जनवरी को 15 जनवरी को आपने ये मिनी बजट पास कराया। उसकी कंडीशनैलिटी के हिसाब से आपने 15 फरवरी को 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी शामिल थी, क्योंकि आपने एग्री किया था 50 रुपये लेवी करेंगे। फिर 27 फरवरी को आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 40 पैसे आपने बिजली की यूनिट की प्राइस बढ़ाई। 28 फरवरी को आपने सारा अंडू कर दिया। तो ये क्या हमारे हुक्मरानी, तर्ज हुक्मरानी में क्या कोई भी पार्टी हो, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये शामिल होना चाहिए कि इस तरीके से क्या अपनी पॉपुलैरिटी के ख़िलाफ़ क्या मुल्क की मईशत को मैं स्टेक पे लगा दूँ? अब जब इन्होंने संभाला तो दानिस्तगी है या गैर दानिस्तगी है, ये जब आया तो उनको बाद में पता चला कि यार ये तो बड़े होल के साथ हम बैठे हुए हैं। जब ये IMF के पास गए तो उन्होंने बोला कोल्ड शोल्डर जी हम नहीं करते कुछ भी, आप पे भरोसा कौन करेगा?
ठीक है। आप पे भरोसा ये नहीं था कि पीटीआई पे कौन करेगा, नून लीग पे कौन करेगा, पीपल्स पार्टी पे कौन करेगा, हुकूमत है पाकिस्तान पाकिस्तान पे कौन जी, करेगा। जो भी हुकूमत तो पे जब आपने ये देखा कि जी ये नहीं हो सकता और आपके दोस्तों ने आपको कहा कि जाओ आईएमएफ से पहले बात करो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पेट्रोल मिलता है वो आपके मुल्क से महंगा मिलता है, हमारे मुल्क से पेट्रोल निकलता है, तो आप किस मुद्द में सब्सिडी दे रहे हो भाई। ठीक है। तो उसके बाद इनके पास भी कोई स्पेस नहीं थी मदर भाई। और ये जो भी हुआ, आपकी बात दुरुस्त है कि इनको लेना ना चाहिए या लेना चाहिए था, वो उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अगर वो नहीं लेते उसके कंसिक्वेंसेस उन्होंने बता दिए पॉलिटिकली, जिसमें मैं पढ़ना नहीं जा रहा। अगर वो लेना चाहते थे तो इनको इन कंसिक्वेंसेस से निपटना चाहिए था और इनको ये पता था कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, जो कि विद दे आर बेयरिंग नाउ। यस, इनके सामने दो था, डेविल एंड डीप सी। अब डेविल एंड द डीप सी आपने कहा, ये इनका मैं- चॉइस था। चले। अब कैसर शेख साहब आगे बताएंगे कैसर शेख साहब सर, कि ये वो डेविल चाह रहे थे कि डीप सी चाह रहे थे। मजहर अब्बास साहब ने सवाल किया था, इसका जवाब दिया है इशफाक तोला साहब से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मजहर साहब का कहना था, आपने चूंकि चीनी सदर की बात की और वजीर आजम का दौरा चीन भी आप खुद कह रहे थे बड़ा अहम दौरा है, बिलाशुबा है, और सीपैक की बहाली की भी बात हो रही है, शराकतदारी की बात हो रही है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात भी तय है, वो दोबारा से इलेक्ट हुए हैं एज लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और ज़ाहिर बात है सदर थर्ड टर्म उनको मिली है। क्या कहेंगे सर, आपने उससे जोड़ा था, मजहर साहब ने कहा वो तो सियासी फैसला कर लेते तो फिर धरने की नौबत ना आती, लेकिन इस मरतबा चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं चाइना, लेकिन दोबारा से लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद में धरना तो नहीं दिया, लेकिन यही है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, तो यही है यहाँ पर आए और इस्लामाबाद में फिर बैठे। कैसे इसको प्रॉज एंड कॉन्स को देखेंगे, पॉलिटिकल फैसले जो किए गए आप लोगों की हुकूमत और इत्तेहाद की जानिब से, डाउन द लाइन 6 मंथ्स आज हम कहां खड़े हैं अगर हम देखा जाए, कैसर शेख साहब? जी, मदर अब्बास साहब सियासत पे बहुत ज़्यादा तबसरे करते हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट बातें करते हैं सर। लेकिन मेरे साथ आज उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, या मेरे बारे में शायद उनको पता नहीं है। सर, मैं पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट आया था, बिजनेसमैन, उन्होंने सिर्फ मुझे बिजनेसमैन क्योंकि कहा है। जब मैंने वहाँ देखा, मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट कराची ने लिए हैं, मेरा वो रिकॉर्ड आज तक कायम है। कराची में उतने वोट किसी ने नहीं लिए और मैं प्रेसिडेंट बना, और मेरी फैमिली, इरफान मेरा बेटा मरहूम जो पिछले साल इंतकाल हुआ, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वोट लेके लोगों के, बिजनेसमैन के प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। ये कभी नहीं हुआ कि एक फैमिली में उसको छोड़। जब मैंने ये महसूस किया कि वहाँ हम नहीं कुछ कर पा रहे, मुल्क को जिस तरह हमारी तजवीज़ें होती हैं उस पर अमल नहीं होता, तो मैंने सोचा कि वो उस जगह जाऊँ जहाँ पे एक्चुअल फैसले होते हैं। इमरान खान साहब ने पहला इलेक्शन 97 में लड़ा है, मैंने पहला इलेक्शन 93 में लड़ा है। अच्छा, पॉलिटिकल अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, मैं इमरान खान साहब से सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। मैंने 97 में मुझे टिकट नहीं मिला और मियाँ साहब ने टिकट नहीं दिया। 100% सीटें मियाँ साहब ने जीती, पीपल पार्टी ने पंजाब से एक सीट भी नहीं जीती, और मेरे साथ मियाँ साहब ने टिकट नहीं दिया। मेरे वोट उस वक़्त नून लीग, पीपल पार्टी दोनों को, पीटीआई का तो कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं था, दोनों के टोटल वोटों से भी ज़्यादा थे एज एन इंडिपेंडेंट, जब मेरे नीचे एमपीए भी नहीं था। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ उस फोरम पे जाऊँ जहाँ पे इकनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, जहाँ पे मामलात का हल निकलता है। वो एक अलग बात है कि क्या हुआ हमारी वहाँ भी सुनवाई होती है कि नहीं, वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन मदर साहब की बात को करते हुए सिर्फ एक बात बताऊँगा, जिसको इतना इमरान खान साहब को आप इतना स्टालबट बता रहे हैं ना, 97 में इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब मेरे घर कराची तशरीफ लाए। सर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सीट नहीं है अंदर, हमारी पीटीआई की कोई सीट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट जीते हो। मेरे साथ 11 इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी थी, मैं कोई सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूँ। चलिए सर, वो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, अब आगे बढ़े सर थोड़ा सा। कैसर साहब, दूसरी पार्टी 17 मेंबर थे पीपल पार्टी के, 11 मेंबर मेरे साथ थे। मदर साहब सुन रहे हैं, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है। वहां से उनको मैंने जवाब दिया इमरान खान साहब को, बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई है। मैंने उनको जवाब दिया कि मैं माजरत की उनके साथ आने की। ठीक, तो आज अगर मुझे सिर्फ आप बिजनेसमैन ही कह देंगे तो मेरे पता नहीं पॉलिटिशियन होने के लिए क्या चाहिए, क्या और मेरा तजुर्बा चाहिए, सर मैं क्या करूं। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मैं दोबारा लौट के आऊंगा। आपका हम नुकात उठाएं कैसर शेख साहब, दोबारा आपके पास आएंगे, आपका जवाब भी लेंगे। व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम दस्तक की निशस्त को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। $1800 अरब रुपए
कि कर्जा जात किसानों को दिए जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 1800 अरब रुपए का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान ज़रूरी पैकेज, जिसमें सैलाब ज़दा इलाकों में 13 अरब रुपए के बीज की मुफ्त फराहमी। हमारा मिशन लहलहाते खेत मुस्कुराते किसान। शुक्रिया वजीर आजम। हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन, एक ख्वाब एक मंजिल। चीन का तारीखी दौरा 3 नवंबर 2022। सी पैक के सफर में एक नया संगमी। $1800 अरब रुपए के कर्जा जात किसानों को दिए जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 1800 अरब रुपए का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान ज़रूरी पैकेज। DAP पर 58 अरब और यूरिया पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी। इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाजत और ड्यूटी में रियायत। हमारा मिशन लहलहाते खेत मुस्कुराते किसान। शुक्रिया वजीर आजम। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। मजहर साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, कैसर शेख साहब ने सारा बताया। ज़ाहिर बात है, मैंने तो पहली तारुफ में कह दिया था, वेरी सीजनड एंड सीनियर पार्लियामेंटेरियंस। मैं कैसर साहब आपके पास दोबारा लौट के आऊँगा, लेकिन मजहर साहब वो बात तो सर होगी, मैं चाहूँगा इस पर भी सर अपना कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर बात है, आप माशाल्लाह एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। चाइना के साथ ताल्लुकात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चीन में मौजूद हैं, बड़े टाइम टेस्टेड हमारे फ्रेंड्स हैं और हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है एंड वाइस वर्सा। CPEC के हवाले से भी ये बात आ रही थी कि खान साहब के दौर में उसकी वो पेस नहीं थी जितनी इसकी पेस होनी चाहिए थी। साइफर की तो बात हुई और वो इशफाक तोला साहब ने जो बात की, वो तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो हमारे रहते ही हैं, रोलर कोस्टर राइड है, रूस के साथ भी इस्तेवार करने की कोशिश की। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब चीन गए हैं तो वो कह रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ CPEC, और चाइना ने पाकिस्तान को दावत भी दी। आप उन अवलीन रहनुमाओं में हैं जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दोबारा इलेक्ट होने के बाद जा रहे हैं। इस पे सर क्या कमेंट करेंगे मजहर अब्बास साहब के फॉरेन पॉलिसी पे भी बाई पार्टीजन सपोर्ट होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, और चाइना तो हमारा बड़ा फंडामेंटल दोस्त है। पहली चीज तो ये कि कैसर साहब, इसका मतलब है इतना सियासी तजुर्बा, और मुझे पता है कैसर साहब का, अच्छा, इतना सियासी तजुर्बा रखने के बावजूद भी वो मेरा सवाल नहीं समझ सके। मैंने तो बात ही ये की थी कि मैं एक सियासी नुक्ते नज़र से ये बात नहीं कर रहा, मैं आईनी या गैर आईनी नुक्ते नज़र से एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे आपको कैसा फील हुआ कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, ठीक, कि उससे इकोनॉमी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ये कि सियासी फैसला था नहीं था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक। एज ए बिजनेसमैन आपको क्या फील हुआ था उस वक्त, एक तो ये चीज है। सर दूसरे देखें, रोना मईशत का रोया जाता है, हुकूमत पिछलों को जिम्मेदार करार देती है, जब अगली हुकूमत आएगी तो वो इनको जिम्मेदार करार देगी, और ये सिलसिला हमने चलते हुए देखा है। कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो ओन करती हो चीज़ों को, ये नहीं देखा, एक कंटिन्यूटी नज़र आती है। तो मेरा तो नुक्ता नज़र ये था कि अगर ये ट्रांजिशन चलती रहती, ठीक है, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हुआ। दूसरी बात, कुछ चीज़ें होती हैं नेशनल इश्यूज, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई कौमी पॉलिसी नहीं है। हम हर हुकूमत आती है वो एक नई पॉलिसी लेके आ जाती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे चाइना के साथ रिलेशनशिप है, सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात हैं जी, अमेरिका रूस के साथ आपके ताल्लुकात हैं, तो इसमें एक कौमी पॉलिसी जो है, कभी किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि इन मामलात पे कोई कौमी पॉलिसी बनाई जाए जो कंटिन्यू रहे। जैसे हमने कश्मीर के इशू पे मोर और लेस एक ही जैसा व्यू रहता है, तो और भी इशूज़ हैं। जैसे मईशत की बात होती है कि मईशत के लिए आप एक कौमी पॉलिसी बनाएं, कम वॉट में कौन सी गवर्नमेंट आती है नहीं आती, तो अगर सारी गवर्नमेंट का
सारे स्टेक होल्डर्स का उसमें इनपुट होगा, तो आपको ये फिक्र नहीं होगी कि कौन सी हुकूमत आती है कौन सी नहीं आती। कुछ बुनियादी पॉलिसीज तय कर लें और उन पॉलिसीज की बुनियाद पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? एक तरफ अगर हम मईशत का रोना रोते हैं तो मुझे बताएं 40 स्पेशल असिस्टेंट की जरूरत है इस मुल्क को? क्यों है 80 लोग अफराद पे मुश्तमिल काबीना जिस मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठी हुई? क्या जरूरत है? क्यों इतने पर्क्स लिए जाते हैं? क्यों इतने लंबे लंबे डेलीगेशंस लेके जाए जाते हैं? बात आप करते हैं और आप प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारी यहाँ, जब तक इस कॉन्ट्रडिक्शन को, और ये दुनिया देखती है जब आपके जहाज से 50 लोग उतर रहे होते हैं, उधर के लोग भी देखते हैं कि ये अपनी मईशत बेहतर करने आए हैं या बिगाड़ने आए हैं। तो हमारे यहाँ जो परसेप्शन है, हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि आप समझते हैं कि दुनिया नोटिस नहीं करती आपको जी, कि हमारे हुक्मरान जाके किस तरीके से रहते हैं, ये हों या कोई और हों। तो हम अपना नेशनल पर्सपेक्टिव तब्दील करें। हमारा नेशनल, अब जब आपको पता है इस वक्त सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए था। ओपोजिशन हमेशा हाई पिच पर होती है, गवर्नमेंट जो होती है फलदार दरख्त। लेकिन वो कह रहे हैं यू हैव, सर, 2 हाथ ताली के लिए तो 2 हाथ चाहिए, तो यू कांट क्लैप विद सिंगल हैंड। मदर साहब, पहला हाथ कौन बढ़ाता है? पहला हाथ हुकूमत बढ़ाती है, और हुकूमत उसके लिए माहौल क्रिएट करती है। अगर फर्ज करें आप कल वजीर आजम ये कहें कि मैं इलेक्शन पर गुफ्तगू करने को तैयार हूं, आप ये तो नहीं कह रहे कि आपने कब इलेक्शन कराने, आप कहें मैं इलेक्शन। आप समझते उसका पॉजिटिव जवाब आएगा? नहीं आए। अच्छा, आप तो पॉजिटिव होंगे ना। ठीक है, आप तो दुनिया को ये कह सकेंगे कि आपने इलेक्शन की दावत दी थी, वो नहीं आए। ये तरीका होता है, ये थोड़ी होता है। और फिर आप जो लोग माजी में जिनका एक वो रहा है, वो अगर अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, तो आप उनको, इमरान खान उनको इंगेज करना चाहते हैं। क्यों? ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं आप हुकूमत से, किसी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते? बहुत सी ऑपोजिशन हमारी यहाँ रही है जो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती थी। बेनजीर भुट्टो 17 MNA इसको लेके बैठी, असेंबली में गई, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि ये झरलू इलेक्शन है, लेकिन वो बैठी। ठीक, उन्होंने वहां ऑपोजिशन की, उन्होंने बहुत से मामलात पे इत्तेफाक राय किया। ये पॉलिटिकल एप्टीट्यूड होते हैं, ये पॉलिटिकल वो चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी को अगर आप फितना कहेंगे, फसादी कहेंगे, वो आपको चोर और डाकू कहेगा, तो मसला हल नहीं होगा। यह हम नुकता आपने उठाया। मैं चाहूंगा कैसर शेख साहब, सर, इस नुकते का जवाब दीजिएगा। आपने अपना तो बता दिया था, जो नुकात उठाए हैं मजहर अब्बास साहब ने, आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है और सियासी अज़म के साथ कैसे सबको इंगेज करके पाकिस्तान को इस भंवर से बाहर निकाला जा सकता है? कैसर शेख साहब जी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात की है मदर साहब ने। मैं इन बातों को मैं तो खुद एग्री करता हूँ। देखिए, यहाँ तक तो नो कॉन्फिडेंस का तल्लक है। नो कॉन्फिडेंस हमें, उनके एलाई उनसे हट गए। हमारा होगा, कोशिश होगी, लेकिन उनके एलाई हट गए। हमने उनको एक वोट भी हासिल नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ब्लंडर है, जैसे मदर साहब कह रहे हैं कि बेनज़ीर साहब आप बैठी रही असेंबली में। 2 मेंबर का फ़र्क था, इनको छोड़ के जाने, सबकी जिम्मेदारी इनकी है, छोड़ के, ये पॉलिटिशियन नहीं है। मुश्किल ये है कि इनको पॉलिटिक्स ही समझ। 2 मेंबर का फ़र्क था, अगर आप असेंबली में बैठे रहते तो कई चांस आपको मिलते। आज इंग्लैंड में 2 महीने में 3 हुकूमतें चेंज हो गई। हमारे यहाँ 15 दिन में हुकूमत चेंज हो जाती, क्यों? 2 मेंबरों का फ़र्क था। कितने मेंबर इनके साथ आ जाते अगर हमारी पॉलिसियाँ गलत होती। असल में उनको समझ नहीं आ रही पॉलिटिक्स की। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब सिर्फ मजहर अब्बास जैसा बंदा, जो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। देखिए, ये भी खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं। ये भी सिर्फ चंद लीडरों को ही समझेंगे कि उनकी तरफ से ऑफर आनी चाहिए। आखिर मैं कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली की 21 मेंबरों ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, मुझे भी इलेक्ट किया है उन मेंबरों ने। ठीक, तो इलेक्ट होके मैं कौमी असम्बली का चेयरमैन हूँ, फाइनेंस कमेटी का, और तमाम मामलात मईशत के हों वो फाइनेंस कमेटी ने करने होते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ, मेरी दावत की तो किसी को 2 कदम पीछे हटने को तैयार हूँ, माहौल बनाने को तैयार हूँ। उनके जो पहले थे ना, हमारे कमोका साहब, फैज कमोका साहब पीटीआई के, आप आ जाओ, मैं हट जाता हूँ, आप बन जाओ चेयरमैन और बैठ के यहाँ बैठो यार,
डिस्कस करो। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं तो आप लोगों को वाकई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा इकानमी में मेरा बैकग्राउंड ही वही है। मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारे काबू में भी नहीं आएंगे। 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था जी। आज इंडिया की इकानमी हमसे 12 गुना हो गई है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं अनवार साहब, बड़ी अलार्मिंग बात है। एक बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, हमारा टोटल जो टैक्स का रेवेन्यू है ना, यहाँ बैठे हैं तोला साहब भी, वो भी बताएंगे, 6000 अरब रुपए है जी। इंडिया का हमसे 21 गुना 1,25,000 अरब हो गया है। सिर्फ 1,20,000 अरब हमसे ज़्यादा हो गया है, हमारा 6000 अरब है। और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं ना, उनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हम लड़ाइयों पे लगे हुए हैं। खुदा का मानो यार, गलतियां हो गई होंगी, हम गलत होंगे यार। वो मुल्क तो ख़त्म ना करो, लोगों का, उनको रोज़गार का बेचारों को नहीं मिल रहे, ठीक है, लोगों की हालत ख़राब है, उनके वो बिजली के बिल में हम जाते हैं तो नहीं दे पा रहे, बहुत बुरी हालत है। जितने अल्फाज नहीं है मेरे पास जितनी बुरी। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक हुकूमत, मैं और स्पोक्समैन भी किसी का नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मदर साहब जैसे काबिल आदमी हैं, हम अपने मुल्क का सोचें, कौन सा माहौल बनाना है हम बनाते हैं, सिर्फ चंद लीडर ही बना सकते हैं। आप बनाएं, मैं बनाऊं, बैठ के माहौल बनाएं, मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। हम फॉरेन पॉलिसी में भी और हम इकनॉमिक पॉलिसी में भी बहुत ही तबाहकुन हालात में हैं। ठीक सर, आपके पास 6000 अरब कुल आमदन है। कल हम बलूचिस्तान गए हुए थे, बलूचिस्तान का आप मदर भाई सोच के हैरान होंगे कि उनका 600 अरब खर्चा है उनका टोटल, और उनकी कुल सूबाई आमदनी 48 अरब है जी। अभी आपने बताया था 48 अरब है उनका मैं, टोटल। ठीक है कैसा साहब, अभी आपने बताया था नुकता आगे। मैं चाहूंगा तोला साहब को भी सर कमेंट इस पे ले लेते हैं। तोला साहब, मैं आपसे जल्द जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है इकोनॉमी की भी, और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, और बेहतर तो यही है कि कुछ सियासी अमल आगे बढ़े। मैं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब बीजिंग में मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बताएं कि आपकी तवक्को क्या है कि ये जो दौरा हो रहा है इससे क्या टेंजिबल आउटकम आएगी तो पाकिस्तान समझेगा कि एक विन विन सिचुएशन है। देखिए, सबसे पहले तो फायर फाइटिंग है। आपका 630 अरब का कर्जा है जो उसको रोल ओवर करवाना है। 630 अरब के कर्जे का रोल ओवर है। रोल ओवर है, ये तो आपको एक है। रोल ओवर से मुराद क्या, जरा अगर उर्दू में एक साल 2 साल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरा, आपको सीपैक को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको समझ रहा हूँ यहाँ पर एक जियो पॉलिटिक्स में एक नई चीज़ इमर्ज हो रही है, वो है चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, एंड नाउ दे हैव टेकन पाकिस्तान ऑन बोर्ड। ये पाकिस्तान के लिए अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौका है। आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। उसी मुद्दे के साथ ईरान को मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और उसी जोर के साथ आपको अफगानिस्तान से दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉक, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, अगर ये बनता है तो जिस लेवल की आपकी पॉपुलेशन है, बिकॉज कि आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इंडिया को अपने एलाई के तौर पे तस्लीम किया, स्ट्रेटेजिक एलाई, दे आर स्ट्रेटेजिक एलाई नाउ। पाकिस्तान इज नो मोर विद देम। ये आपको पता है ना कि पाकिस्तान को उन्होंने कल निकाल दिया, अमेरिका को रखा, इंडिया को रखा हुआ है। तो ये तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि आपकी जो, अगर सही मायनों में अगर इकोनॉमी अगर आपको बचानी है तो आपको इस ब्लॉक के साथ आना पड़ेगा, जो चाइना, रशिया, उसके साथ रशिया के लिए या चाइना के लिए, फॉर चाइना 46 अरब डॉलर का सीपैक वाज नथिंग, जिसमें से 36 अरब डॉलर B2B यानी कंपनी टू कंपनी चल रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के थे। हमारे तो 10-11 अरब थे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थे जी। उसमें भी मुल्तान सक्खर मोटरवे का एक इशू था जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और उस पर 2 या 3 अरब डॉलर हमें अलग से लगाने पड़े जो गवर्नमेंट को देने पड़े। बाकी जितना भी कुछ था वो सारा प्राइवेट सेक्टर का था। तो आप क्या समझते हो, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए क्या 46 अरब डॉलर बहुत बड़ी बात थी? नो, दिस वाज नॉट देयर इकोनॉमिक डिसीजन, ये इनका जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, जो कि गवादर पोर्ट था। जैसे कैसर साहब ने कहा ना, 100 या 98 जेटीज की बात हो रही थी, 3 भी फंक्शनल नहीं है आपकी। तो ये आप सोच लें आपने क्या अचीव किया और क्या खोया। मजहर साहब कहते हैं कौमी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। आपने कहा ब्लॉक्स, इकोनॉमिक ब्लॉक, इस पे आप सब फरीकैन को जो है वो तय कर लेना चाहिए कि ये फॉरवर्ड है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, ना चाहते हुए भी यही होगा। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर सही मायनों में अगर चाइना से दोस्ती रखनी है ना, तो आपको चाइना की सेकेंडरी मार्केट, चाइना का रॉ मटेरियल सप्लायर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कौवा जो है ना, हंस की चाल नहीं चल सकता। जो आपके पास वसाइल है, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ
जब भी कोई यहाँ ये कैसे शेख साहब बिजनेसमैन बैठे हुए, जब भी कोई यहाँ पर आया है बायर, 65% आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। जब भी यहाँ कोई बायर आता है वो कहता है आपकी फैसिलिटीज में और रेडीमेड गारमेंट की फैसिलिटीज बांग्लादेश की हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते अब मैं बहुत ज्यादा वैल्यू एडिट करूंगा, या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, जो टर्फ की इतनी अच्छी आपको फैसिलिटी मिली, मुझे नहीं पता उसके बाद ये कहाँ जाते, मगर आपको चाइना का रॉ मटेरियल सप्लायर बनना पड़ेगा। इसके बाद आपकी बात आपके एक्सपोर्ट टू चाइना 3 to 4 टाइम्स करें, जब जाके आपकी मईशत में संभाला आएगा। और उसके लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सियासी इस्तेकाम का नारा सबसे पहले 96 में मैंने लगाया था। ये जब ऐसे मुनीर साहब शेख साहब बताएंगे, जब वो प्रेसिडेंट थे FPCCI के और मैं ICMA की, आप समझते हो उस नारे की अभी भी जरूरत है और उसकी जरूरत है, और अब मेरा ख्याल है सबने रियलाइज कर लिया है। रियलाइज कर लिया क्यों मजहर साहब? टुवर्ड्स दी एंड सर, नवंबर का हमने स्टार्ट में कहा था, आज 1 नवंबर है, आप इस महीने को देख रहे हैं, आपने तो कहा आपको एनआरकी नजर आ रही है सर, कोई सिल्वर लाइनिंग है एंड में? अगर पॉजिटिव नोट पे हम खत्म करना चाहे, कुछ सिल्वर लाइनिंग भी नजर आएगी सर? देखिए, सबसे पहली बात यह कि हर 3 साल बाद ये मसला खड़ा होता है, तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि ये इस मसले को, जो तकर्रुरी का मसला है, ये आर्मी को ही जो है वो हैंडल करना चाहिए। जब भी आप ये करते हैं हर 3 साल बाद, आप मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू होती हैं, कौन नया आर्मी चीफ बनने वाला है, वज़ीर आज़म को नाम भेजे जाएंगे, वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक को जो है चुन सकते हैं, या इसके अलावा भी किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर प्योरली जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना मसला हल किया चीफ जस्टिस का, बिल्कुल इसी तरीके से आर्मी अपना एक मैकेनिज्म बनाए और उस मैकेनिज्म के तहत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो, तो ये हर 3 साल बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कई हफ्तों की नहीं रहेगी। जो होगा वो विद इन द सर्कल होगा। जब वो एग्जीक्यूटिव के पास चीज़ आती है तो फिर एक कंट्रोवर्सीज बनती जाती हैं, क्योंकि हमारी यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, हालांकि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को सबसे पावरफुल होना चाहिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सबसे ताकतवर इदारा होना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ सियासत में मुदाखलत का नहीं है, मसला सिविलियन गवर्नमेंट की सियासी मुदाखलत का भी है, जो इंतजामिया में की जाती है, जिसकी वजह से आप आरे नहीं बनते, जिसकी वजह से आपकी पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई है, जुडिशरी पॉलिटिसाइज हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज हो गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हुआ जाता है, आपने अहम नुकात उठाए। मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया हमारे साथ शेयर किया। कैसर शेख साहब सर, बहुत शुक्रिया। नवाजिश, आज आप गवादर में मौजूद थे कोयटा से, फिर आप कराची स्टूडियो से हमारे प्रोग्राम के लिए, और शफाक तौला साहब, मिर्ज़ा पैजर जी, एक जुमला मेरी रिक्वेस्ट ये है खान साहब से भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या, आप आए, जमहूरी हक है आपका, आप धरना दें, एक एलोकेटेड ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ, वहाँ आए, बैठे, और बिल्कुल उनका जमहूरी हक है, उनको देना चाहिए, मगर ये रेड जोन का और ये जो मामला है ना, उसको चलने दें, उसको चलने दें, वो उससे इज्तनाब करें। आपकी राय सामने एंड में आ गई। शफाक तौला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन, कल इस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल उनकी आम मुलाकातें तय हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में कहा, सदर शी जिनपिंग से है, अपने हम मनसब वज़ीर आज़म चीनी वज़ीर आज़म से है, आला सदी हुकाम से। हम देख रहे होंगे कौन से इंशाल्लाह मुआहदात तय पाते हैं, और जैसे शफाक तौला साहब ने कहा कि गेम चेंजर हो सकता है इस ब्लॉक में पाकिस्तान का आना। अब तो कहते हैं ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स है वो इकनॉमिक ब्लॉक्स की सूरत में आगे बढ़ेगी। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन, प्रोग्राम दस्तक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।